fraud also. सी व्हाट हैपेंस इज जब अनड्यू इन्फ्लुएंस हम कास्ट करते हैं, जैसे आपने देखा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता यह है कि एक पर्सन जो है दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में होना चाहिए, और वो उस पोजीशन का मिसयूज भी करता है ताकि उसको एक अनफेयर एडवांटेज हो और सामने वाले को लॉस हो। तो बेसिकली जब इस तरह का कोई अंडर इन्फ्लुएंस यूज होता है और कंसेंट उससे कॉज होती है, तो एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाता है। इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, एंड अगेन इट इज एक्सरसाइजेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड। ऑल्सो इसमें जो सेकेंड पॉइंट है पे, ये जो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, that is very important, that any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें हम या तो अवॉइड कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम अवॉइड करते हैं तो बेसिकली वो सेट असाइड ही होता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरी तरह से आप सेट असाइड करना चाहते हो अंडर इन्फ्लुएंस में, तो वो आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप जो है करना तो चाहते हो लेकिन आपको कोई बेनिफिट मिला हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, यानी मान लीजिए अंडर इन्फ्लुएंस से एक डॉक्टर ने आपको कुछ बोला कि आप ये करा के लाओ वो करा के लाओ, या कोई स्पिरिचुअल गुरु है उसने अंडर इन्फ्लुएंस लगाई कि आप ये करो वो करो, मुझे पैसा दो तो मैं ये दूंगा वो दूंगा। अब हो सकता है उसने आपको शुरुआत में कुछ बेनिफिट दिया भी हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उसने आपके साथ प्रॉमिस करा हो वो पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड या फिर जो भी है बहुत एक्सट्रीम वाला हो, तो उस केस में मान लीजिए आपको कुछ बेनिफिट मिला है लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना सामने वाले ने प्रॉमिस करा, बल्कि उसको ज्यादा बेनिफिट मिला है, तो उस केस में अवॉइड करना जो है वो सेंसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते जो कि आप इनिशियल पे थे। तो ऐसे में कोर्ट इंटरफियर करता है और वो बताता है कि किन टर्म्स और कंडीशंस पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को और किस तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये जो सेक्शन 19A का जो सब पॉइंट 2 है, इसको एक बार दोबारा देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, सब वर्ड्स इसके यही यूज करने पड़ते हैं। एक बार रीड करो, कोई डाउट तो नहीं है? मैम एक बार फिर से बताओगे, लाइक अगर बेनिफिट मिला है तो हम्म, फिर उसमें क्या कोर्ट बताती जो हूँ। भी फिर। हम्म। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल नीचे देखिए, एक मनी लेंडर है, उसने आपको 1 लाख रुपीज दिए हैं, ठीक है, और उसको ये अंडर इन्फ्लुएंस से बोला है कि तुम मुझे 2 लाख रुपए वापस दोगे, जबकि लोन तो 1 लाख का था, बट आप मुझे 2 लाख रुपीज देंगे विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम पर मंथ। तो यहाँ पर अंडू इन्फ्लुएंस लगाई है उस मनी लेंडर ने कि भाई मैं वो उसके उससे एक्सटॉर्ट कर सके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अल्टीमेटली मुझे पैसे तो मिले हैं, अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे लोन तो मिला है ना। तो अब यहाँ पर पूरी तरह से सेट असाइड करना गलत होगा, क्योंकि वो 1 लाख रुपए हो सकता है मैं यूज कर चुकी हूँ या मुझे सच में जरूरत हो। तो ऐसे केस में क्योंकि ये है अंडू इन्फ्लुएंस वाला और है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, I can set aside. But since I have received the benefit, what the court will tell me is, और the other party is कि भाई 2 लाख रुपए तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हें 1 लाख ही मिलेगा विद इंटरेस्ट। सेट असाइड करने की इसको जरूरत नहीं है, इसको ठीक कर देते हैं, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें जो अंडर इन्फ्लुएंस का एलिमेंट था वो हम हटा देते हैं। कहने का मतलब ये है, दोबारा से बोल रही हूँ, कि जब भी हम अंडर इन्फ्लुएंस से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू करते हैं, यानी मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस लगाया, उसके लिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज उसकी कंसेंट कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, या तो वो उसको वैलिड कर सकता है या वॉइड कर सकता है, ठीक है। वैलिड करेगा तो परफॉर्म करना पड़ेगा, वॉइड करेगा तो अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में ये भी हो सकता है, एक और ऑप्शन है कि वो अवॉइड तो करे या वैलिड तो करे, लेकिन कोर्ट की टर्म्स और कंडीशंस पे करे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको कोई बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका हो, जिसका ये नीचे वाला एग्जांपल था कि भाई लोन ले चुके हो, रीपेमेंट के टाइम जो टर्म्स हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस से कास्ट की गई हैं, तो अब सेट असाइड तो कर नहीं सकते, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ी मैं वापस ले सकती हूँ ना, मैं ले और ले भी लूंगी तो नुकसान तो सामने वाले का ही है। तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करना, अवॉइड करना सेंसिबल नहीं है। वैलिड करने से वैसे ही गलत हो जाता है, तो कोर्ट इंटरफेयर करके उसको रेक्टिफाई करेगी, अंडर इन्फ्लुएंस का एलिमेंट हटा सकती है, यानी वो जो भी टर्म्स और कंडीशंस लगाएगी दोनों पार्टीज को वो एग्री करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 2 विद द एग्जाम्पल। यस मैम, अब आ गया।
पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों ही आंसर में आएंगे, ठीक है, बट ये वाला जो पॉइंट 2 है ये सिर्फ अंडू इन्फ्लुएंस में होता है, तो ये बिल्कुल, ये मत सोचना कि एक पॉइंट लिख दे तो मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें दोनों पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। नाउ कमिंग टू ओके। फ्रॉड। फ्रॉड जो पहले बुक में लिखा है मैं एज इट इज यहाँ से ले रही हूँ, फिर इसके कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह आपको दूंगी। फ्रॉड देखिए सेक्शन 17 में डिफाइंड है। एक बार डेफिनेशन को मुझसे आप रीड कर सकते हो स्क्रीन पे देख के या बुक में से देख के। Yes, ma'am. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with an intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. इसमें देखिए अभी ये डेफिनेशन पूरी नीचे तक चल रही है, ठीक है। अभी पहले जितना आपने पढ़ा Yeah. मैं उतना समझा रही हूँ। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो मतलब भी बता रखा है और इसमें जो जो इंक्लूड होगा वो भी बता रखा है। फिर वो कह रहे हैं कि कोई भी इनमें से एक्ट जो कि एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कमिट करती है, यानी या तो वो खुद करती है या उसकी कनिवेंस से यानी कि उसकी साझेदारी के साथ होता है, या उसका एजेंट करता है। तो यानी फ्रॉड मैं खुद करूं मेरी साझेदारी से या मेरी सहमति से या फिर मेरे एजेंट के थ्रू हो रहा है तो भी वो फ्रॉड ही माना जाएगा। पर्पस क्या है? सामने वाली पार्टी को डिसीव करना या उसके एजेंट को डिसीव करना, ताकि वो एंटर करे कॉन्ट्रैक्ट में, यानी मेरा पर्पस ये है कि वो इंड्यूस हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू होने के लिए। और इसके लिए मैं क्या क्या हथियार अपना सकती हूँ, क्या क्या मेरे टूल्स होंगे, क्या क्या मेरा क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे, वो नीचे लिखे। अब एक बार 1 to 5 भी पढ़िए। The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. Second, the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. A promise made without any intention of performing it, any other act fitted to deceive, any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. फर्स्ट पॉइंट को लास्ट में ले तो देखिए, पहले सेकंड पॉइंट देखिए, किसी भी फैक्ट को कंसील करना। मुझे मालूम है कि एक चीज मैं आपको सेल कर रही हूँ उसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक गैस स्टोव सेल कर रही हूँ, मुझे पता है उसका बर्नर खराब है, फिर भी मैं आपको सेल कर रही हूँ ताकि आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू करो। मेरा पर्पस क्या है? आपको धोखा देना और खुद का फायदा। तो ये एक्टिव कंसीलमेंट है, फ्रॉड है, ठीक है। थर्ड देखिए, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। अभी इसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे हम, बट बेसिकली जैसे मैंने कोई प्रॉमिस किया लेकिन मैंने झूठ बोला कि मैं कर दूंगी जबकि मुझे पता है कि मैंने नहीं करना, तो मुझे मालूम है ना ये मेरा इंटेंशन है कि मुझे नहीं करना, फिर भी मैं बोल रही हूँ, तो ये फ्रॉड है। फोर्थ पॉइंट, कोई भी एक्ट जो धोखे के बराबर हो। फिफ्थ पॉइंट, हर वो एक्ट या फिर हर वो ओमिशन जिसे लॉ ने किसी भी रूप में फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर करा हो। और फर्स्ट पॉइंट क्या था? सजेशन एज अ फैक्ट, मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जबकि वो नहीं करती है, और मुझे भी मालूम है कि वो नहीं करती है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि भाई इसमें ये चीज है जबकि वो नहीं है उसमें, और मुझे मालूम है कि वो चीज उसमें नहीं है। तो ये एक तरीके से मैंने झूठ बोला है ताकि सामने वाला जो है उसमें इंड्यूस हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इंटू करने के लिए, उसको धोखा हो और मुझे फायदा हो। सेक्शन 17 क्लियर है? चलूं आगे। यस मैम। मैम ये तो अभी इस वाले जो सितंबर अटेम्प्ट है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था फ्रॉड का, ये वाला राइट, मुझे याद है। राइट। अब आते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉड हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और एजर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। जस्ट 1 सेकेंड बेटा। यस मैम। ओके, देर इज वन डाउट ऑन द अदर लाइन, उसमें यह है कि प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, और फोर्थ पॉइंट सेम है। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट का मतलब होता है कि आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं आपको अपना घर बेचूंगी 10 लाख रुपीज में, whereas I just want to take the cash and run away and I don't want to sell my house. एंड फोर्थ इज एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। देखिए इस पॉइंट में एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव में एक ब्रिटिश कोर्ट की और उसके बाद एक इंडियन कोर्ट की भी एक जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि फ्रॉड के लिए हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, उन्होंने अपनी जजमेंट में एक लाइन कोट करी थी जिस वजह से ये सेक्शन इस तरह से बना था। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन माइंड इतना फर्टाइल है, इतने वो फ्रॉड्स के बारे में आइडियाज निकाल सकता है, तरीके निकाल सकता है, कि फ्रॉड को वर्चुअली डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। तो हमें इसलिए एक इंक्लूसिव डेफिनेशन डालनी होगी। इसलिए आप देखोगे पहली लाइन में लिखा है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी अदर फैक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब हमने जो लिख दिया कि वो झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है, अनइंटेंशनल प्रॉमिस कर रहा है, ये तो है ही फ्रॉड। लेकिन कुछ और भी वो तरीके अपना रहा है तो वो भी फ्रॉड हो सकते हैं, अगर अल्टीमेटली
उसका इंटेंशन फिट टू डिसीव है। तो जरूरी नहीं कि वो एक अनइंटेंशनल प्रॉमिस ही हो, वो और भी कुछ हो सकता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। नाउ द पॉइंट इज, जो फर्स्ट पॉइंट था, देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और एजर्शन, इट मस्ट बी फॉल्स। यानी जब हम एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड की बात करते हैं, हाँ, तो जो एजर्शन है, जब हम फ्रॉड की बात कर रहे हैं तो हमने एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तभी फ्रॉड होगा। यानी झूठ से बोली हुई स्टेटमेंट और एक कुछ ऐसा अजर्शन जो सामने वाले को ये बताए कि भाई हाँ ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जबकि वो ऐसा नहीं है, वो ही फ्रॉडलेंट होगी। साइलेंस फ्रॉड है या नहीं, यूजुअली इट मे अमाउंट टू फ्रॉड एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 17। सेक्शन ये याद रखना है आपको, ये वाला टर्म, साइलेंस इज फ्रॉड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यूजुअली ये वाला ज्यादा आता है फ्रॉड में, साइलेंस एज टू फ्रॉड। अगर पिछली बार डायरेक्ट है तो इस बार आप मान के चलिए अगर फ्रॉड से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड जरूर आएगा। इसमें स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आता है और केस वाला भी आता है। पहली बार तो चुप रहना कब फ्रॉड है? नंबर वन, जब बोलने की ड्यूटी थी और बोला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड माइंड। ऑक्शन हुआ, मैंने आपको एक हॉर्स बेचा, मुझे मालूम है कि वो अनसाउंड है, बी को कुछ नहीं बताया, तो ये मेरी तरफ से करा हुआ फ्रॉड है। सेकंड केस में, बी इज एज डॉटर। Here the relationship between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound। यानी अगर मैं ऑक्शन में अपनी ही डॉटर को एक हॉर्स सेल कर रही हूं, तो यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई केवे टेम्पटर है, लेट द बायर बी वेयर। देखिए दोनों एग्जांपल्स को एक बार दोबारा पढ़िए, फिर मैं बताती हूँ। उन्होंने केवे टेम्पटर पहले डाल दी ना इसमें, एक बार पढ़िए जरा इसको। Okay, ma'am. I think I inadvertently used this is a fraud by A in A point. I take back my words. First one is not a fraud by A. In the second one, it is fraud by. मैंने एक हॉर्स बेचा है ऑक्शन में, मुझे मालूम है कि वो अनसाउंड माइंड का है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि वो अनसाउंड माइंड का है। यहां पर है तो ये मेरा एक्ट फिटेड टू डिसीव, बट ये फ्रॉड बाय ए नहीं है, मेरी तरफ से फ्रॉड नहीं है, क्योंकि लेट द बायर बिवेयर वाला रूल यहां लग जाएगा, केवे टेम्पटर, विच सेज कि बायर की ड्यूटी थी मुझसे पूछना कि भाई हॉर्स साउंड है या अनसाउंड है। मेरी ड्यूटी यहां पर नहीं है, देर इज नो ड्यूटी टू स्पीक। तो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर ड्यूटी टू स्पीक होती है तभी साइलेंस फ्रॉडलेंट होता है, और यहां पर देयर वाज नो ड्यूटी टू स्पीक इन एग्जाम्पल 21। वेयर इन एग्जाम्पल 22, अपने ही अगर आप रिलेशन में, खासतौर पे डॉटर को बेच रहे हैं अगर वो चीज, तो उस केस में रिलेशन ऐसा है कि यू आर ड्यूटी बाउंड टू टेल द डॉटर दैट द हॉर्स इज अनसाउंड बिकॉज इट इज नॉट अ कमर्शियल नेचर इशू। वहां पर अगर आपकी जो ड्यूटी टू स्पीक थी वो हायर डिग्री की थी, डॉटर और कस्टमर में आपको डिमार्केशन रखना होगा। सेकंड। मैम बट लाइक जो हाँ, बता। एग्जाम्पल था उसके अंदर तो एक्ट टू मतलब वही था कि हम सी भी कर रहे हैं सामने वाले इंसान को अनसाउंड माइंड का घोड़ा बेच यस, के। उसमें यही था, लेकिन इसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले तो यही सिचुएशन थी, इनफैक्ट जो ऊपर वाला था कि हम कर तो डिसीव ही रहे हैं, बट उसके बाद जब से ये केवी टेम्पटर का रूल सेल ऑफ गुड्स में आया, तब से ये चीज आ गई है, क्योंकि 30, ये आपका जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का जो एक्ट आया था, उसमें केवी टेंडर डला हुआ है जिसमें ये बोला है, वो इसीलिए आया था कि वो यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तो सारे रूल्स और रेगुलेशन किसी भी सेल को लगेंगे, लेकिन किसी भी सेल में एक और रूल लगेगा केवी टेम्पटर, जिसमें हम लेट द बायर बिवेयर करेंगे। नहीं तो जो बायर है वो क्योंकि बायर क्या सोच के कोई भी सामान लेने आता है वो हमें पता नहीं है, वो हर चीज का ब्लेम फिर सेलर पे ना डाल दे, इसलिए हमने एक सेफ्टी के लिए मैक्सिम डाल दिया, लेट द बायर बिवेयर। सो बायर हैज टू बी बिवेयर। उसका सब्सिक्वेंट रेमिफिकेशन भी हुआ, स्केबी टेम्पटर का सब्सिक्वेंट रेमिफिकेशन हुआ कि फिर जो है सेलर मिसयूज करने लग गए। तो फिर आज की डेट में कानून उससे जूझ रहा है और आज की डेट में कानून कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, बट अभी हमें जो थियोरेटिकल लॉ है उसके हिसाब से चलना होगा। तो यहाँ पर केवी टेम्पटर लग रहा है, और इसीलिए इट इज नॉट अ फ्रॉड बाय, बिकॉज उसकी कोई ड्यूटी टू स्पीक नहीं है। आप एक गाड़ी खरीदने जाते हो किसी गाड़ी वाले के पास, मान लीजिए सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो, वो सेकंड हैंड गाड़ी वाला आपको उतना ही बताएगा जितना जैसे उसकी सेल हो। बाकी काम आपका है उससे पूछना, भाई उसमें कागज हैं पूरे या नहीं, उसमें मशीन में पार्ट पूरे हैं नहीं। अगर आप नहीं पूछते हो
तो उसको पता, उसको तो 10 गलतियां बताऊंगी, वो बताए ना बताए उसकी मर्जी है, बिकॉज इसके लिए भी कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि कोई भी सेल जो होती है वो कमर्शियल नेचर ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उसमें सेलर हमेशा अपना बेनिफिट देखेगा, और यहाँ पर बायर को अपनी जो है, यही बायर की उसमें साउंड माइंड चेक होता है, बायर की कमर्शियल सेंस चेक होती है कि वो कितने सवाल जवाब पूछ रहा है, और ये जिसको ज्यादा कमर्शियल सेंस होगी, सेलर या बायर, वो ही प्रॉफिट कमाएगा, ये इसकी भी जजमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, बट दैट डज नॉट गिव द राइट टू द सेलर टू हार्म द बायर, इसकी जजमेंट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो वो सब्सिक्वेंट एक्ट आया है। ठीक है जी। यस मैम। चलिए, अब व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, यानी जब मेरा चुप रहना स्पीच के बराबर है, यहां पर बी ने बोला है ए को कि अगर आप मना नहीं करोगे तो मैं मान के चलूंगा कि हॉर्स साउंड है। यहां पर ए अगर कुछ नहीं बोलता है तो साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। देखिए, जब चुप रहना बोलने के बराबर है और मैं गलत जगह पे चुप रह रही हूं, तो फ्रॉड है। बी ने ए को बोला कि अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा साउंड है। ए ने कुछ नहीं बोला, यानी मेरा ना बोलना यहां पर ये सामने वाले को गारंटी दे रहा है कि हॉर्स साउंड है। अब अगर मेरा चुप रहना यहाँ पर झूठ है, तो फिर वो झूठी माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने अपना दिमाग लगा के पूछ लिया कि हॉर्स साउंड है या नहीं है। Representation must be related to a fact. A is who is about to sell goods says that goods cost him 50,000। भाई जैसे आप देखते हो कई बार आप सामान खरीदने जाते हो तो कहता है, भैया बोलता है कि ये तो मुझे ही 40,000 का पड़ा है, मुझे ही 10,000 का पड़ा है। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। लेकिन अगर वो कहता है कि गुड्स आर वर्थ 50,000, मतलब गुड्स हैं ही 50,000 के, तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ आपका, ये जो है ये ओपिनियन है। ठीक है, गुड्स आर वर्थ 50,000 ये ओपिनियन है, उसके हिसाब से गुड्स 50,000 के हैं। सो अगर हम किसी भी फैक्ट के स्टेटमेंट पे झूठ बोलते हैं, वहां पर फ्रॉड लगता है। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को ये मैंने खरीदे ही 50,000 के हैं, मैंने खरीदे ही 40,000 के हैं, तो भाई इसलिए मैं तुम्हें 60,000 में इसको सेल कर रही हूँ। अब यानी कि अगर मैंने खरीदे 10,000 में है, आपको 50,000 बोल रही हूँ, तो मैं अल्टीमेटली झूठ बोल रही हूँ। लेकिन अगर बोलूँ अरे ये तो गुड्स ही 50,000 के हैं, ये तो है ही उसके बराबर, ये तो है ही 10 किलो सोने के बराबर, तो ये ओपिनियन वाली बातें हैं। राइट। यस मैम। रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बाद बोले हुए झूठ के कोई मायने नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले बोले हुए कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन हैं, वो उन्हीं को हम फ्रॉड के कैटेगरी में डाल सकते हैं अगर वो झूठी हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो जो रिप्रेजेंटेशन हैं वो इंड्यूस करी होनी चाहिए सामने वाली पार्टी को, यानी कि अगर मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल भी दी जो सही नहीं है, वो भी अगर ऐसे ही बोली है, अब मैंने बोला कि मेरे चाचा जी को ये हुआ, मेरे मामा जी को ये हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि उससे आप थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू कर रहे हो। चाचा ताया मामा के बारे में बोला गया झूठ जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू करने के लिए इंड्यूस नहीं कर रहा। whereas if the lies or the wrong representations with respect to the contract so as to induce you to enter into contract, it is absolutely fraudulent. Then is representation should be made with the knowledge of its falsity. दैट मीन्स कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, वो अगर झूठ है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये झूठ है, तभी ये फ्रॉड है। यानी आई डेंट इवन बॉदर टू चेक वेदर द स्टेटमेंट विच आई एम मेकिंग इज ट्रू और फॉल्स, बट इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, इज फ्रॉडलेंट। फिफ्थ पॉइंट पढ़ के आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, पढ़िएगा सारे पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि मेरे झूठ से सामने वाली पार्टी इंड्यूस हुई होनी चाहिए। अगर वो मेरे झूठ से इंड्यूस नहीं हुई, तो मैंने कोई फ्रॉड नहीं करा। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 25, पहले पढ़िए पहले 5 पॉइंट और एग्जाम्पल 25 फिर डिस्कस करती हूँ एक साथ। ओके मैम। मैम जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर अगर हम रेकलेसली बोल दे कि हाँ कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है, कि उसने पूछा हमसे जैसे कि ये चीज है और हमें भी नहीं पता बट हमने बोल दिया कि हाँ इसके अंदर ये चीज है, तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा। वो मिस रिप्रेजेंटेशन में जाएगा बेटा, ओके मैम। बिकॉज तो वहां फिर ये पर रेकलेस।
रेकलेस, केयरिंग वाला तो सॉरी, हाँ बोलो बोलो, बताना। क्या कह रहे हो, सॉरी बोलो। ये रेकलेसली नॉट केयरिंग वाला बताना, समझ नहीं आने रेकलेसली वाला। नॉट केयरिंग का मतलब यही है कि मुझे, मैं देखो, आपने मुझे बोला कि इस जमीन पे कितने किलो चावल उगते हैं, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ, आपने बोला 50, मैंने कहा हाँ 50। तो आई डिड नॉट इवन बॉदर टू चेक वेदर इट इज 50 और 60 और 100। और मेरे को ये था कि नहीं, मैं 40 ही बोलूंगी, 60 ही बोलूंगी, आपने खरीदना ही है। तो मैं, मेरा पर्पस आपको डिसीव करना नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि सेल हो जाए बस। दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स करेक्टली। Whereas I know at the back of my mind कि यहाँ तो 10 किलो भी नहीं उगेंगे और मैं जिसको 50 बोल रही हूँ, then it's fraud. ओके मैम। मैम पढ़ लिया सारा, तो बाकी एग्जाम्पल क्लियर ट्वेंटी है। फाइव क्या कहता है जी? अच्छा, एग्जाम्पल 25 नहीं पढ़ा हाँ जी, मैंने, वो भी ऊपर तक पढ़िए और पढ़ा। मुझे बताइए। ओके मैम। मैम बेसिकली इसके अंदर ये बोल रहा है कि ए ने कंपनी के शेयर्स लिए ऑन द फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर एक अनट्रू स्टेटमेंट थी कि बी जो है वो डायरेक्टर है कंपनी का। ए ने बी के बारे में सुना भी नहीं था एंड उसने उसकी वजह से शेयर्स लिए भी नहीं थे। फिर जब ए ने कोर्ट में केस डाला फॉर डैमेजेस, कुछ हुआ होगा पीछे, तो उसने डैमेजेस के लिए क्लेम डाला कि इसमें तो ये अनट्रू स्टेटमेंट थी कि बी इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये केस डिसमिस हो गया क्योंकि वो जो अनट्रू स्टेटमेंट है उसने उसको इंड्यूस नहीं किया था टू परचेज द शेयर। यस, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बेसिकली बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन करा है। आई डोंट थिंक आई नीड टू इवन एलैबोरेट इट फर्दर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, इसी से मिलता जुलता एक केस है, वो मैं आपको बता देती हूँ, लिखवा कल दूंगी। बट बेसिकली उसमें क्या था, जैसे कि सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर केस है। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं और प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट थी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में एक अनट्रू स्टेटमेंट थी, मैंने उस कंपनी के शेयर्स परचेज करे, और 1 मिनट के लिए अब चेंज करते हैं सिचुएशन कि उस अनट्रू स्टेटमेंट से मुझे नुकसान हुआ। तो मैं कंपनी के ऊपर केस कर सकती हूँ कि भाई तुमने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट डाली। लेट अस से प्रोस्पेक्टस की उस अनट्रू स्टेटमेंट की वजह से मैंने तो शेयर्स लिए थे, लेकिन आपने इसलिए शेयर लिए क्योंकि मैंने लिए थे। नुकसान मुझे भी हुआ, नुकसान आपको भी हुआ। तो मैं तो कंपनी में केस कर सकती हूँ क्योंकि उस अनट्रू स्टेटमेंट से मैं तो मिसलेड हुई, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने मेरे पेज पे करा जबकि मैंने प्रोस्पेक्टस पे करा। तो ये भी एक केस हम कल लिखेंगे, ठीक है? इसको भी यहीं पे ध्यान रखिएगा। ओके मैम। सिक्स्थ पॉइंट है, ये मैं कल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मिसरिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करूंगी तो दोनों को कंपेयर भी कराऊंगी आपको। सिक्स पॉइंट है कि अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव। तो ये ऊपर वाले का ही पॉइंट है, बिल्कुल जो ऊपर वाला है कि अदर पार्टी वुड हैव इंड्यूस्ड। उससे बल्कि इससे पहले आना चाहिए था पॉइंट कि उसने आपकी जो गलत स्टेटमेंट है उस पर भरोसा भी किया और उसको एक्चुअली धोखा हुआ। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया उसको भी आप फिट इन कर सकते हैं कि एक्चुअली अगर उसने प्रोस्पेक्टस पे रिलाय करके खरीदा होता और उसको धोखा हुआ था तो वो भी फ्रॉड का केस कर सकता था। एंड अदर पार्टी वुड हैव सफर्ड अ लॉस। एक और डॉक्ट्रिन है फ्रॉड का कि देर इज नो फ्रॉड विदाउट एनी डैमेजेस। ठीक है, तो अगर सामने वाले को लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, तभी वो फ्रॉड ले सकता है और तभी वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। नाउ इफेक्ट क्या है फ्रॉड का कि अगेन इट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसी के साथ भी अगर हम किसी भी तरह का धोखा करते हैं तो वो कभी भी उसको विद इन अ रीजनेबल टाइम रिसाइंड कर सकता है। रिसाइन का मतलब, रिसाइन का हम मतलब, कैंसिल। हाँ जी, बैकआउट कर सकता है। रिसाइन का मतलब बैकआउट कर सकता है, यानी अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, कोई फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटर इनटू करते हैं, तो वो उस और उसको पता चलता है कि भाई झूठ बोला गया है, तो वो विद इन अ रीजनेबल टाइम, जैसे ये शेयर्स वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने कंपनी के शेयर्स लिए हैं और उसमें गलत स्टेटमेंट थी, तो हम वो शेयर्स वापस रिटर्न कर सकते हैं विद इन अ रीजनेबल टाइम, यानी कि 15 साल 20 साल बाद आ रहे हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन स्यू फॉर डैमेजेस। अभी तक अंडर इन्फ्लुएंस में आपने जो पढ़ा उसमें डैमेजेस थे नहीं थे, नो मैम। ओजन में भी नहीं थे, यहां पर आपको डैमेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली आपने लॉस सफर करा होगा। एंड थर्ड, यू कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been true। यानी कहने का मतलब, सपोजिंग मैं आपके पास गई चाइना का टीवी लेने, आपने मुझे जापान का टीवी दे दिया, ठीक है। कीमत ऑलमोस्ट दोनों की सेम थी, 5,000 का फर्क था। जब मैं घर आई वापस, तो मेरे को पता चला ये तो जापान का टीवी है, और आपको पता था कि ये जापान का टीवी आप मुझे दे रहे हो, ठीक है, तो आपका भी फ्रॉड है। अब मैं या तो वापस कर सकती हूँ, पहला पॉइंट क्या था, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो या तो मैं टीवी कल आपको वापस करके आ सकती हूँ, अपने डैमेजेस ले सकती हूँ, भाई जो 5,000 तुमने मेरे से एक्स्ट्रा लिए हैं प्लस जो मेरे को आने जाने का खर्चा हुआ है वो मुझे दो। तीसरा मैं ये भी कह सकती हूँ कि भाई मुझे जो है चाइना का टीवी दो, या फिर इस जापान की टीवी में ऐसा कुछ करके दो कि मैं अगर ये चाइना का होता तो जो क्वालिटी होती मुझे वो बना के दो। तो ये सब चीजें मेरे पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको बता रही हूँ फ्री कंसेंट के चैप्टर में, जो फ्री कंसेंट के टॉपिक्स में एक तो डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, फीचर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ जो हमारा एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनके अंदर जो केसेस हैं वो स्टैंड अलोन केसेस भी आ सकते हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, इफेक्ट ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप उसको आंसर में लिखो, ठीक है ना। जब वो कोई केस पूछेंगे तो उसमें आपसे एक्सपेक्ट करेंगे बिना पूछे आप उसको बताओ। और सभी के इफेक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों ये जरूरी है बेटा, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाओगे, रियल लाइफ में तो इफेक्ट ही काम आता है ना, कि अगर मेरे साथ अंडर इन्फ्लुएंस हुआ तो मैं क्या करूँ, उसके फीचर्स एलिमेंट तो कोर्ट में डिस्कस होंगे। मेन मेन तो मैं सोचूंगी भाई अंडर इन्फ्लुएंस हुआ मुझे मिलेगा क्या, मैं कर क्या सकती हूँ, मैं क्या डैमेज क्लेम कर सकती हूँ। सो प्रैक्टिकली इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फ्रॉड के तीनों इफेक्ट्स में कोई डाउट? नो मैम, ये तो हो गया मैम, बट ये तो समझ में आ गया। बट कोरिजन में आपने बोला कि डैमेजेस हम क्लेम नहीं कर सकते, बट वहां पे भी तो हमें डैमेज हो ही रहा था देखा जाए तो। गिव मी वन एग्जांपल। मैम लाइक जैसे कि कोरिजन, मैंने किसी को धमकी वगैरह दी और उसने मुझे बेचने के लिए तैयार अपना घर बेच दिया, ठीक है, हम्म। हम्म। 5 लाख। फिर हम्म। मैं गई कोर्ट में, मुझे तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह में करवाने में जो भी डैमेजेस हुए हैं वो तो मुझे क्लेम करने ही डैमेजेस पड़ेंगे उससे। बेसिकली, डैमेजेस होता है कि जो मुझे नुकसान हुआ हो। और डैमेजेस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है कि जो किसी भी चीज के, जैसे आप समझ लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और जो उसका प्राइस ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राइस ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस का डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो डैमेजेस की डेफिनेशन है वो ये होती है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मान लीजिए मुझे आपको 10 लाख का सामान बेचना था, 1 तारीख को, 1 दिसंबर को मुझे 10 लाख का सामान आपके पास भेजना है, और मैंने आपको नहीं भेजा। अब आपको वो सामान जल्दीबाजी में कहीं से खरीदना पड़ा 20 लाख का, तो आपको जेब से एक्स्ट्रा जो निकले 10 लाख रुपए वो आपके लिए डैमेजेस होंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब जब डैमेजेस की बात करता है उसका मतलब ये होता है। गॉट इट? जहां आपने ओके मैम, तो कोर्जन, हाँ, जो आपने कोर्जन में बोला, वो आपने जो, हम्म। वो आपके होंगे एक्सपेंसेस ऑफ एंटरिंग, वो कोर्ट जो है उसको अलग टर्म यूज करता है, और वो आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही उसको लिंक करेगा। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को जब वो वॉइड बना देगा और दोनों पार्टीज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करेगा, तो जिसके जो पैसे हैं वो उसको वापस दिलवा देगा, वो तो फॉर श्योर है, लेकिन वो डैमेज नहीं मानेगा उसको। उसकी लीगल टर्मिनोलॉजी वो डैमेजेस नहीं रखेगा। डैमेजेस होते हैं जो ओवर एंड अबव आपको देने पड़े, जो कि इसमें देने पड़ेंगे फ्रॉड में, ठीक है ना। जैसे अगर एक ऐसी जमीन है जहां पर 10 किलो चावल भी नहीं उगते, मैंने उसके लिए वो उस जमीन की कीमत दे दी जिस पर 50 किलो चावल उगना चाहिए, तो जो कीमत में जो फर्क होगा उसको डैमेजेस बोला जाएगा, ठीक है। यस मैम। मैं 2 मिनट के लिए मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा।